एडोल्फ हिटलर एक आर्टिस्ट जो रंगों से मोहब्बत करता था, कैनवस पर खूबसूरत पेंटिंग्स बनाना जिसका शौक था। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ था कि ये आर्टिस्ट इंसानी तारीख का सबसे जालिम हुक्मरान बन गया? उसके हाथ में ब्रश की जगह बंदूक कैसे आई? वो तो एक ऑस्ट्रियन शहरी था, तो फिर जर्मनी का लीडर कैसे बन गया? यहूदियों से उसे इतनी नफरत क्यों थी? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उसने 1.25 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया? उन मारे जाने वालों में 60 लाख तो यहूदी थे, बाकी 65 लाख कौन थे? और क्या ये सच है कि अगर उसे वियना की इस आर्ट्स एकेडमी में एडमिशन मिल जाता तो शायद 9 करोड़ लोगों की जिंदगियां बच जाती? ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। Dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, gearbeitet habe. It is difficult to track down one single event that sparked the conflict, for ultimately it was a series of events that conspired together to eventually light the flame of war. The world's most hated treaty, the Treaty of Versailles, thus starting World War II in 1939. हिटलर 20 अप्रैल 1999 को ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव ब्रुनाउन इम में पैदा हुआ। उसका बाप एलोइस हिटलर एक सख्त मिजाज और हाकमाना शख्सियत का मालिक था, जो छोटी छोटी गलतियों पर उसकी पिटाई कर देता था, जबकि माँ बहुत अच्छी थी और उससे बेहद प्यार करती थी। बचपन से ही हिटलर को ड्राइंग और कलर्स बहुत पसंद थे। वो जब 8 साल का हुआ और स्कूल जाने लगा तो पढ़ाई लिखाई के बजाय वो अपना ज्यादातर वक्त ड्राइंग्स और तस्वीरें बनाने में ही गुजारता था। उसकी आंखों में एक ही ख्वाब था, बड़ा होकर एक ग्रेट आर्टिस्ट बनना। हिटलर जब 18 साल का हुआ तो उसने जर्मनी का रुख किया और अक्टूबर 1907 में अपने आर्टिस्ट बनने के ख्वाब को पूरा करने के लिए वियना की एक मशहूर सरकारी आर्ट्स एकेडमी द एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स वियना में पहली बार एडमिशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन बदकिस्मती से उसे एडमिशन नहीं मिला। उस वक्त उस एकेडमी में एडमिशन लेना ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गोल था, इसलिए उसे बहुत दुख पहुंचा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अगले साल 1908 में एक बार फिर से उसी एकेडमी में एडमिशन के लिए कोशिश की, पर अफसोस इस बार भी उसे बड़ी बेरहमी से ठुकरा दिया गया। एकेडमी के टीचर्स ने उसे बताया कि तुम्हारे काम में वो गहराई और टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है जो इस लेवल की मुसव्वरी के लिए चाहिए होती है। उन्होंने मशवरा दिया कि तुम आर्किटेक्चर फील्ड में काम करो, क्योंकि तुम्हारी बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स की ड्राइंग बहुत अच्छी है, लेकिन पोर्ट्रेट्स बनाने का काम तुमसे ना हो पाएगा। हिटलर को टीचर्स का ये मशवरा बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो एक ग्रेट आर्टिस्ट बनना चाहता था, ना कि एक आम डिजाइनर। ये इनकार उसके लिए एक गहरा जख्म बन गया, एक ऐसा जख्म जो उसके अंदर एक अजीब सी कड़वाहट और मायूसी भरने लगा। उसने पोर्ट्रेट्स आर्ट में अपनी कमजोरियों को दूर करने के बजाय उल्टा ये सोचना शुरू कर दिया कि मुल्क में यहूदियों का असर और रसूख बहुत है, इसलिए एकेडमी दूसरी कौमों को उतनी अहमियत नहीं देती जितनी यहूदियों को दी जाती है। एकेडमी से रद्द होने के बाद हिटलर की जिंदगी वियना की गलियों में एक कसम पुर्सी की दास्तान बनने लगी। माँ का साया सर से उठ चुका था और बाप से उसकी बनती नहीं थी, यानी फैमिली सपोर्ट मुकम्मल खत्म हो चुकी थी और वो बिल्कुल अकेला हो चुका था। उसके पास कोई परमानेंट जॉब भी नहीं थी। वो कभी वियना के खूबसूरत मनाजिर की पेंटिंग्स बनाकर बेचता तो कभी छोटे मोटे मजदूरों के काम करके अपना पेट गुजर करता। वो बेघर, भूखा और तन्हा गरीबों की पनाहगाहों और हॉस्टल्स में रातें गुजारने लगा। इस अरसे में वो समाजी तौर पर भी तन्हा हो चुका था और अपना ज्यादातर वक्त कौम परस्ती की किताबें पढ़ने और कौमियत के बारे में सोचने में गुजारने लगा। इसी कसम पुर्सी के आलम में वियना की गलियों में उसका सामना एक नए नजरिए से हुआ। उस वक्त वियना में यहूद दुश्मनी अपने उरूज पर थी। यहूदियों को अक्सर मुआशी बहरानों और जर्मन कौम के साथ नाइंसाफियों का जिम्मेदार समझा जाता था। ये ख्यालात अखबारों, अवामी तकरीरों और सियासी हलकों में आम थे। यहूदी उस वक्त मुआशरे में एक बैरूनी गिरोह के तौर पर पेश किए जा रहे थे। हिटलर जो खुद गुर्बत और नाकामी का शिकार था, उसे यकीन होने लगा कि उसकी इस हालत और जर्मन कौम के तमाम तर मसाइल के पीछे यही चालबाज और ताकतवर यहूदी हैं। उसने यहूद दुश्मन सियासी जमातों के रहनुमाओं की तकरीरें सुनना शुरू कर दी, खास तौर पर ऑस्ट्रियन क्रिश्चियन सोशल पार्टी के रहनुमा कार्ल लोजर की तकरीरें। ये जमात ऑस्ट्रियन क्रिश्चियन और जर्मन शहरियों के हकूक की बात करती थी। ये जमात यहूदियों को नुकसानदेह और कौम के लिए खतरनाक करार देती थी। वक्त गुजरता गया और सन 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई, जिसने जर्मनी समेत पूरे बरे-आज़म को अपनी लपेट में ले लिया। और इस मौके पर हिटलर ने एक हैरानकुन काम किया। एक ऑस्ट्रियन शहरी होने के बावजूद भी उसने जर्मन फौज
में शामिल होने का फैसला किया और उनके साथ जंग पर चला गया। ये जंग उसके लिए एक नई पहचान और मकसद लेकर आई। अगरचे उसकी ड्यूटी एक पोस्टमैन की थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने हर महाज पर बहादुरी से लड़ाई की और कई खतरात का सामना किया। इसी जंग के दौरान तारीख का एक ऐसा वाकया पेश आया जो अगर ना होता तो शायद आज दुनिया की तारीख कुछ और होती। सितंबर 1908 में फ्रांस के एक महाज पर एक बरतानवी फौजी प्राइवेट हेनरी टेंडी ने एक जख्मी जर्मन सिपाही को अपनी बंदूक के निशाने पर लिया। वो सिपाही मुकम्मल तौर पर बेबस था, बस टेंडी ने बंदूक का ट्रिगर दबाना था और वो सिपाही मर जाना था। लेकिन टेंडी को लगा कि ये बुरी तरह जख्मी हो चुका है और इसका बच पाना नामुमकिन है, इसलिए इस पर गोली चलाकर बिला वजह गोली जाया करने का कोई फायदा नहीं। ये सोचकर हेनरी टेंडी ने अपना निशाना हटा लिया और उस जर्मन सिपाही को जिंदा जाने दी। लेकिन हेनरी नहीं जानता था कि वो तारीख की सबसे बड़ी गलती कर चुका है, क्योंकि वो जर्मन फौजी कोई और नहीं, एडोल्फ हिटलर ही था। इस वाक़े को 1938 में बरतानवी वजीर आजम नेवल चैम्बरलेन के घर होने वाली एक मुलाकात में खुद हिटलर ने भी कंफर्म किया था। इस जंग में हिटलर तो बच गया था, लेकिन जर्मनी को शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से कौम परस्तों के दिल में बदले की एक आग भड़क उठी। हिटलर और दीगर कौम परस्त हलकों का मानना था कि जर्मनी की फौज ने महाज पर शिकस्त नहीं खाई, बल्कि उसे पीठ में छुरा घोंप कर शिकस्त दिलवाई गई है। उनका कहना था कि जर्मनी के अंदर कुछ अनासिर, खास तौर पर यहूदी सियासतदान और सोशलिस्ट ने जर्मनी को जानबूझकर हरवाया है और मुल्क से गद्दारी की है, जिसकी उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और यही वो लम्हा था जब हिटलर के अंदर का आर्टिस्ट हमेशा हमेशा के लिए मर गया और उसकी राख से एक खतरनाक सियासी जुनून ने जन्म लिया। हिटलर ने अपने आर्टिस्ट बनने के ख्वाब को पूरी तरह खुदा हाफिज कहा और जर्मन वर्कर्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली, जो बाद में नाजी पार्टी के नाम से मशहूर हुई। अपनी मेहनत और काबिलियत की वजह से जल्द ही हिटलर ने पार्टी में इतना मुकाम हासिल कर लिया कि उसे स्टेज पर आकर लोगों से खिताब करने के मौके मिलने लगे। हिटलर की तकरीरों में एक अजीबो गरीब सहर था। उसकी आवाज में एक ऐसा जोश था जो मायूस और बेबस अवाम के दिलों में उतर जाता। उसकी तकरीरों की वजह से जर्मन पार्टी कौम में तेजी से मकबूल होने लगी। हिटलर की पूरी सियासी जिंदगी इस नजरिए पर मबनी थी कि यहूदी दुनिया के तमाम तर मसाइल जैसे जंगें, मुआशी बहरान और नस्ली फसाद की जड़ है, इसलिए यहूदियों को खत्म करना जर्मनी और दुनिया को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। लोग उसकी बातों में, उसके वादों में एक नई उम्मीद देख रहे थे, जिसकी वजह से मुल्क समेत पार्टी में भी उसकी मकबूलियत बढ़ने लगी और जल्द ही उसे पार्टी का रहनुमा लिया गया। और 1923 में उसने म्यूनिख बगावत, जिसे बियर हाल बश के नाम से भी जाना जाता है, उसके जरिए हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की, लेकिन ये बगावत नाकाम रही और उसे जेल जाना पड़ा। और जेल में ही उसने अपनी बदनामे जमाना किताब माइन कैम्प यानी मेरी जदोजहद लिखी। जेल से रिहाई के बाद हिटलर ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी। उसने फैसला किया कि वो अब किसी बगावत से नहीं बल्कि जमहूरी तरीकों से इक़्तिदार हासिल करेगा। इसलिए उसने अब अपनी सियासी सरगर्मियां तेज कर दी और जल्द से जुलूस करना शुरू कर दिया। एक तरफ ये सब चल रहा था कि इस बीच अक्टूबर 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आ गया और दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स जमीन पोस होने लगी। इस डिप्रेशन ने जर्मनी की मईशत को भी बुरी तरह तबाह करके रख दिया था, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ने लगी और लाखों लोग बेरोजगार भी होने लगे। हिटलर ने इस बुरहानी सूरत हाल का फायदा उठाना शुरू कर दिया। उसकी तकरीरें मजीद पुरजोश हो गयी। वो इस मसले की जड़ भी यहूदियों को करार देने लगा, जिसकी वजह से उसकी पार्टी पूरी जर्मनी में मशहूर होने लगी और इलेक्शन में उसकी जीत यकीनी नजर आने लगी। और आखिरकार 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। इक़्तिदार में आते ही हिटलर ने जमहूरियत को रोंद डाला। तमाम सियासी जमातों पर पाबंदी लगा दी गई। मुखालिफिन को गुस्टापो नामी खुफिया पुलिस के जरिए वहशियाना तरीके से दबाया जाने लगा। मीडिया पर मुकम्मल कंट्रोल कर लिया गया और एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे का निज़ाम कायम किया, जिसके जरिए नौजवानों की जहन साजी की गई। उन्हें हिटलर यूथ के परचम तले लाया गया, जहाँ उन्हें नफरत और अंधी अतात का सबक पढ़ाया जाता था। हिटलर के दौरे हुकूमत का सबसे दिल दहला देने वाला बाब उसकी नस्ली इम्तियाज और होलोकॉस्ट पर मुबनी मुजालिम है। उसने यहूदियों के खिलाफ नफरत का एक समंदर बर्पा कर दिया था। 1935 में नूरेम्बर्ग लॉज नाफिज किए गए, जिनके तहत यहूदियों से उनकी शहरियत छीन ली गई, उन्हें जर्मनों से शादी करने से रोक दिया गया, उनके कारोबार और जायदादों पर कब्जे कर लिए गए। और ये सिर्फ आगाज था। आहिस्ता आहिस्ता ये नफरत एक कत्लेआम में बदल
चलने लगी। यहूदियों को उनके घरों से बेदखल किया गया, उन्हें जबरी मुशक्कत पर लगाया गया, ट्रेनों में भर भर कर एक्सटर्मिनेशन कैंप्स में भेजा जाने लगा। और ये वो कैंप थे जहां उनको निहायत सफाकी से मौत के घाट उतार दिया जाता था। गैस चैम्बर्स, फायरिंग स्क्वाड, भूख और बीमारी, हर तरह की अजियत दी जाती थी। इस वाक़े को हॉलोकास्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें तकरीबन 60 लाख यहूदियों को बेदर्दी से कत्ल किया गया था। लेकिन हिटलर के जुल्म सिर्फ यहूदियों तक महदूद नहीं थे। हजारों सियासी मुखालफिन, 33 लाख सोवियत यूनियन के जंगी कैदी, 18 लाख नॉन जूइश एथनिक्स, 2.5 लाख रोमानी मर्द, औरतें और बच्चे, और कम से कम 2.5 से 3 लाख माजूर यानी दिमागी मरीज या नाक़िस ज़हनी सलाहियत वाले अफराद, जिनमें 10,000 के करीब बच्चे भी शामिल थे, सबको बेदर्दी से कत्ल किया गया। और कुल मिलाकर 1 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा अफराद को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। इतना ही नहीं, उसकी जारहाना खारजा पॉलिसी ने दुनिया को एक और खौफनाक जंग की तरफ भी धकेल दी। 1938 में उसने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया और 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर भी हमला कर दिया, जिसकी वजह से दूसरी जंग अजीम वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज हो गया। यूरोप का बेशतर हिस्सा इस जंग की लपेट में आ चुका था। लाखों फौजी और आम शहरी हलाक हो रहे थे, शहर के शहर तबाह होने लगे और इंसानियत एक बार फिर एक तारीख और खून आलूद दौर में दाखिल हो गई। ये हिटलर के जुनून की इंतहा ही थी कि उसकी वजह से शुरू होने वाली इस जंग में 7 से 8.5 करोड़ लोग मारे गए और नस्ली और मजहबी बुनियाद पर जिन्हें हिटलर ने बराह रास्त मरवाया वो तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा, मतलब लगभग 9 से 9.5 करोड़ लोग हिटलर की वजह से लुकमा अजल बन चुके थे। लेकिन हर जालिम का एक अंजाम होता है। जंग का पासा पलट चुका था, इत्तेहादी अफवाज हर महाज पर जर्मनी को शिकस्त दे रही थी। हिटलर जो कभी फातेह यूरोप बनने का ख्वाब देखता था, अब बर्लिन में एक जेरे जमीन बंकर में कैद होकर रह गया था। इस बंकर के ऊपर बर्लिन की सड़कों पर सोवियत फौजों की गोलाबारी हो रही थी और पूरा शहर मलबे का ढेर बन चुका था। हिटलर की जहनी और जिस्मानी हालत मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुकी थी। उसके हाथ बेकाबू होकर कांपने लगते, वो अपने जर्नैलों पर चिल्लाने लगता, उन्हें गद्दार कहता और ऐसे ऐसे हुक्म जारी करता जिन पर अमल करना बिल्कुल नामुमकिन था। वो हकीकत से मुकम्मल तौर पर कट चुका था। उसका गुरूर, उसका जुनून और उसके तमाम ख्वाब एक साथ टूट रहे थे। उसे एहसास हो चुका था कि उसकी शिकस्त यकीनी है और उसने अपनी जिंदगी का आखिरी फैसला किया। 29 अप्रैल 1945 को शिकस्त के खौफनाक सायों के नीचे हिटलर ने अपनी गर्लफ्रेंड एवा ब्राउन से शादी कर ली, जो बरसों से उसके साथ ही रहती थी। ये शादी एक तरह से इस बात का एतराफ था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अगले दिन 30 अप्रैल को जब सोवियत फौजों की गोलाबारी बंकर को हिला रही थी, एडोल्फ हिटलर ने अपनी बीवी के साथ खाने के मेज पर आखिरी खाना खाया, अपने करीबी साथियों को खुदा हाफिज कहा और फिर अपने कमरे में जाकर सर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। उसकी बीवी एवा ब्राउन ने भी जहर खाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। हिटलर की मौत के 1 हफ्ते बाद ही जर्मनी ने हार मान ली और दूसरी जंग अजीम खत्म हो गई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मजीद ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा।